हाय फ्रेंड्स, तो आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम वंडर क्लासेज में स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन, जो कि फिजिक्स का दूसरा एक्सरसाइज है। तो चलिए पहला ऑब्जेक्टिव देते हैं। आज की क्लास में हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव करेंगे, 30 ऑब्जेक्टिव, और 30 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। तो आप लोग ध्यान रखते जाइएगा कि कौन से ऑब्जेक्टिव का क्या आंसर है, और जिस ऑब्जेक्टिव में कंसेप्ट होगा उसमें कंसेप्ट भी बताऊँगा। तो चलिए ऑब्जेक्टिव शुरुआत करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल में कह रहा है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल क्या होती है। तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल जो होगा वो अधिक होगा। अपवर्तनांक कम रहेगा तो प्रकाश की चाल क्या होगा, अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तीसरा सवाल कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को और किस नाम से जाना जाता है। प्रकाश के नियम का अपवर्तन का 2 नियम है, और उसमें से जो दूसरा नियम है उस नियम को कहा जाता है स्नेल का नियम भी कहा जाता है। स्नेल का नियम डेफिनेशन भी वही होता है, सेम होता है, जो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम होता है। तो 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो प्रकाश के अपवर्तन को दूसरे नियम, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को और किस नाम से जाना जाता है, तो स्नेल के नियम से। चलिए अब चौथा सवाल देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। पांचवा सवाल है कि स्नेल के नियम से कौन सा संबंध सत्य है। वही स्नेल का नियम, जो प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम है उसी का पूछ रहा है कि संबंध क्या होता है। तो उसमें जो संबंध होता है साइन आई बटे साइन आर होता है। आपतन कोण बटे अपवर्तन कोण बराबर कांस्टेंट होता है। तो 5 का ए नंबर हो जाएगा राइट आंसर। साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर, तो ये रहा अगला सवाल। तो अगला सवाल कर रहा है कि जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो किस ओर मुड़ जाती है। तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो फिर से समझिए कि जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 7। अपवर्तक कोण अधिक होने पर विचलन कोण क्या होता है। तो अपवर्तन कोण अधिक होगा तो विचलन कोण भी अधिक ही होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। लेंस कितने, अगला सवाल देखते हैं। लेंस कितने प्रकार का होता है। तो लेंस 2 प्रकार का होता है। बी नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 9 नंबर सवाल देखते हैं। 9 नंबर सवाल में कह रहा है कि उत्तल लेंस को और किस नाम से जाना जाता है। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। और जब अवतल लेंस का बात किया जाता है तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस। जैसा सवाल दिया सवाल नंबर 10 में सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो उत्तल लेंस को ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। ये दोनों ऑब्जेक्टिव जो है ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, बार बार पूछा गया, ये भी वीवीआई हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो उत्तल लेंस को दूसरा नाम होता है अभिसारी लेंस, और अवतल लेंस का दूसरा नाम होता है अपसारी लेंस। तो 9 का हो जाएगा बी और 10 का हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो चलिए अब सवाल नंबर देखते हैं 11। तो ये रहा सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 कहता है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। तो प्रतिबिंब भी 2 प्रकार का होता है। एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, एक आभासी प्रतिबिंब होता है। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अब चलिए 12 नंबर देखते हैं। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है। तो आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होगा, सीधा होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उत्तल लेंस, अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल लेंस द्वारा जो बनता है प्रतिबिंब वास्तविक भी बनता है और आभासी भी बनता है, यानी वास्तविक भी बनता है और आभासी भी बनता है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी राइट आंसर। ए और बी दोनों बनता है, वास्तविक भी बनेगा और आभासी भी बनेगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 14, जिसमें कह रहा है कि अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। वो बनता है आभासी प्रतिबिंब, केवल काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को ही काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। तब अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है आभासी, केवल आभासी प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर।
अब 15 नंबर सवाल देखते हैं। 15 नंबर सवाल में करा कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी की चिन्ह क्या होता है। तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी चिन्ह होता है धनात्मक, और जब अवतल लेंस की बात किया जाएगा तो उसमें हो जाएगा ऋणात्मक। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगा, हमेशा हो जाएगा धनात्मक। दर्पण में भी पढ़े थे, उत्तल दर्पण धनात्मक होता है और अवतल दर्पण ऋणात्मक होता है। उसी तरह उत्तल लेंस धनात्मक होता है और अवतल लेंस की बात करेंगे तो वो ऋणात्मक हो जाएगा। तो 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट आंसर। तो चलिए अब सवाल नंबर देखते हैं 16। तो ये रहा सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 में कह रहा है कि इनमें से कौन सा लेंस सूत्र है। लेंस सूत्र मैंने कल भी बताया था, मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि लेंस सूत्र पूछता तो उसमें माइनस रहता और दर्पण सूत्र पूछा था तो उसमें प्लस था। तो लेंस सूत्र जैसे ही पूछेगा तो उसमें माइनस होगा। 1/v, देखिए इसमें है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसमें देखिए माइनस यहाँ नहीं है, माइनस दूसरे तरह से। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है लेंस सूत्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब सवाल नंबर 17 देखते हैं। सवाल नंबर 17 करा कि लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी की क्या होती है। लेंस की क्षमता जो होता है, लेंस की क्षमता का संकेत P होता है। P बराबर इज इक्वल होता है 1/f होता है। F होता है फोकस दूरी, P होता है लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता जो होता है वो फोकस दूरी का उल्टा होता है, यानी व्युत्क्रम होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और इस पर सवाल भी बनता है जो कि आगे हम करेंगे सवाल। तो लेंस की क्षमता जो होता है फोकस दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए अब सवाल नंबर 18 देखते हैं। 18 नंबर सवाल, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या था। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है, इसी से निकलता है। आप हो गया फोकस दूरी, फोकस दूरी एक तरह का दूरी हो गया। दूरी का ऐसा मात्रक मीटर होता है, तो मीटर ऊपर चल जाएगा तो मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो मीटर इनवर्स, तो इसका ऐसा मात्रक अगर संकेत में बात किया जाएगा तो मीटर इनवर्स लिखेंगे, ये लिखेंगे मीटर इनवर्स, और शब्द में बोला जाएगा तो डायोप्टर हो जाएगा। तो लेंस की क्षमता कैसा मात्रक हो जाएगा, डायोप्टर या मीटर इनवर्स, हम लोग या मीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं। चलिए अब सवाल नंबर 19 देखते हैं। सवाल नंबर 19 क्या करा है कि जब सवाल नंबर 19 कहता है कि जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। तो इस घटना को क्या कहा जाता है। अभी जो एक्सरसाइज चल रहा है प्रकाश का अपवर्तन, बस वही कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है प्रकाश की किरण तो वह विचलित हो जाती है। माध्यम रहता है, इस माध्यम से आता है तो इस माध्यम में विचलन हो जाता है प्रकाश की किरण का। तो इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब सवाल नंबर 20 देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। अब कह रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो अवतल लेंस जो होता है वो क्या होता है, उसकी क्षमता जो होता है निगेटिव होता है, फोकस दूरी निगेटिव होता है अवतल लेंस का, तो क्षमता भी क्या होगा निगेटिव हो जाएगा। तो 20 सेंटीमीटर है, तो जब भी तो मैंने अभी बताया है कि लेंस की क्षमता जो होता है वो मीटर में होता है। मीटर मतलब होता है 100 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी दिया है, यही फॉर्मूला लगेगा, P बराबर 1/f होता है। तो सेम फॉर्मूला लगेगा, f की जगह दे दिया 20 सेंटीमीटर, तो बस हम लोग f की जगह 20 सेंटीमीटर बैठा देंगे। f की जगह यहाँ 20 सेंटीमीटर बैठा देंगे और ऊपर 1 की जगह आ जाएगा 100 हमारा। तो 20 से काटेंगे तो 20 25 100 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो 5D हो जाएगा हमारा आंसर। लेकिन अवतल दर्पण का रहा है तो अवतल दर्पण निगेटिव होता है, अवतल दर्पण निगेटिव होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा -5D। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट आंसर। तो अवतल लेंस की बात किया जाएगा तो वो निगेटिव होता है, उसकी क्षमता निगेटिव हो जाएगा। तो मीटर है तो सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके काट देंगे, हो जाएगा आंसर। तो ये रहा, अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर था तो उसकी क्षमता हो जाएगा -5D। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब सवाल नंबर 21 की तरफ चलते हैं। तो ये रहा सवाल नंबर 21, जिसमें कह रहा है कि उत्तल लेंस क्या होता है। तो उत्तल लेंस जो होता है वो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है कि बीच की अपेक्षा उत्तल लेंस जो होता है, ध्यान रखिएगा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और अवतल लेंस की बात किया जाएगा तो अवतल लेंस हो जाएगा बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है। तो अवतल लेंस की बात करेगा तो बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, और उत्तल लेंस की बात करेगा तो किनारों की अपेक्षा बीच में हो जाएगा मोटा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 22 देखते हैं। 22 कह रहा है कि उत्तल लेंस में जब वस्तु को तो 22 कह रहा है कि उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो उत्तल लेंस की बात कर रहा है तो जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच में रहेगा तो प्रतिबिंब जो बनेगा काल्पनिक और सीधा बनेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर।
तो जब वस्तु फोकस, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच रहेगा तो प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक और सीधा। चलिए अब सवाल नंबर 23 देखते हैं। 23 कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। अभी जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं उत्तल लेंस, बस वही है सरल सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप जो होता है, जिससे हम छोटे छोटे जीव जंतु को देखते हैं, तो उसमें जो उपयोग होता है लेंस, उस लेंस को कहा जाता है उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग है, तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। चलिए अब सवाल में 24 देखते हैं। 24 सवाल कहता है कि किसी शब्दकोश के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए कौन सा लेंस उपयुक्त होगा। तो जितना कम सेंटीमीटर का फोकस दूरी का लेंस रहेगा उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि फोकस दूरी अगर कम है तो हमारा क्षमता क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो फोकस दूरी कम रहेगा तो क्षमता ज़्यादा होगा, इसलिए जितना कम फोकस दूरी का लेंस रहेगा उतना क्षमता हमारा ज़्यादा रहेगा। तो छोटे छोटे अक्षरों यहाँ देखिए, और देखने के लिए होता है उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है। तो हमारा छोटा कौन सा है, 5 सेंटीमीटर फोकस, ये 50 है, ये बड़ा हो गया, ये भी 50 बड़ा है, तो ये दोनों छोटा है, लेकिन देखने के लिए जो होता है छोटे छोटे अक्षरों को देखने के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है। तो इसमें उत्तल लेंस हो जाएगा, ये तो अवतल लेंस हो गया, ये नहीं होगा। यहाँ जो है 5 सेंटीमीटर का फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, ये हो जाएगा, ये अवतल लेंस है इसलिए नहीं होगा, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो छोटे छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए हम लोग कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें से जो कम रहेगा, यहाँ अंक चेंज भी रह सकता है, तो देख लेंगे जो कम रहेगा बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब सवाल नंबर देखते हैं। 24 हो गया, अब सवाल नंबर 25 देखते हैं। 25 सवाल नंबर कहता है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होता है, निर्वात में होता है कि पानी में होता है कि कांच में होता है कि सभी में होता है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है निर्वात में, जो कि अभी मैंने बता दिया पीछे कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, वो प्रकाश की चाल निर्वात में होता है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है निर्वात में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट आंसर। चलिए अब सवाल नंबर 26 देखते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो बनाता है वो है उत्तल लेंस, क्योंकि मैंने बताया कि अवतल लेंस काल्पनिक बनाता है और उत्तल लेंस वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनाता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है केवल और केवल उत्तल लेंस बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट आंसर। 26 का हो जाएगा ए राइट आंसर। वास्तविक प्रतिबिंब का रहा तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 27 देखते हैं। 27 का रहा है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ना किसका कारण है। प्रकाश का अपवर्तन कारण, जो एक्सरसाइज पर है उसी को जाए, प्रकाश का अपवर्तन के कारण पानी की गहराई लगता है, रहता है ज़्यादा लेकिन मालूम पड़ता है कि बहुत कम है। तो वो किसके कारण होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब सवाल नंबर 28 देखते हैं। 28 में कह रहा है कि एक गोलिया दर्पण और एक पतले लेंस दोनों की एक ही फोकस दूरियाँ -20 सेंटीमीटर है। मतलब एक दर्पण की बात कर रहा है, गोलिया दर्पण का रहा है, और एक लेंस की, पतला लेंस की बात कर रहा है। दोनों फोकस दूरी जो है -20 सेंटीमीटर है। तो माइनस में है, निगेटिव में, यहाँ निगेटिव है तो निगेटिव रहता है। अवतल दर्पण हो वो भी निगेटिव रहेगा और अवतल लेंस हो वो भी निगेटिव होता है। तो दोनों संभवता क्या होगा, कौन होगा। तो तीसरा ऑप्शन है सी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अवतल, क्योंकि दोनों दर्पण भी अवतलीय होगा और लेंस भी हमारा अवतलीय होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर कि जब नेगेटिव दिया रहेगा तो दोनों जो संभवता होगा, दर्पण भी अवतलीय होगा और लेंस भी हमारा अवतलीय होगा। तो ये रहा 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 29 चलते हैं। तो ये रहा सवाल नंबर 29 सवाल नंबर कहता है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है या प्रवेश करती है तब आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है। तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण में जो होता है, अपवर्तन कोण जो होता है वो बड़ा होता है आपतन कोण से। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तब आपतन कोण से बड़ा होता है अपवर्तन कोण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो 29 का हो जाएगा सी राइट आंसर। तो याद रखते जाइएगा सभी ऑब्जेक्टिव को। अब आज की क्लास का लास्ट ऑब्जेक्टिव है, जिसमें कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया है, तो उसकी क्षमता पूछ रहा है, यानी पी पूछ रहा है। पी बराबर मैंने पढ़ाया है ना 1/f। तो इस सवाल को आप लोग हल करके आंसर जो है हमें कमेंट करिएगा। देखते हैं कितना सही बनाते हैं, कितना। लेंस को पकड़िएगा और यहाँ फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया तो उसको ध्यान रखिएगा, तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो 30 नंबर सवाल का जो है आप लोग आंसर कमेंट करिएगा कि क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, और इसी तरह से आप लोगों को डेली ऑब्जेक्टिव नए नए सब्जेक्ट्स का, नए नए विषय का मिलते रहेगा। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ।
तो चलिए आज की क्लास में इतना रहने देते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, मस्त रहिए और सवाल और ऑब्जेक्टिव याद करते रहिए, सवाल सॉल्व करते रहिए, ऑब्जेक्टिव याद और ऑब्जेक्टिव समझ कर ध्यान और याद करते रहिए।